चैप्टर ऑफ EIS, और कुछ बचा नहीं है तो 3 को ही शुरू करना पड़ेगा, है ना। चैप्टर नंबर 3 ऑफ EIS, क्योंकि महक को पहले से ही नाम पता है तो हम महक से उसका नाम पूछ लेते हैं। महक नाम बताओ चैप्टर का। अरे ऑडियो तो ऑन कर, बड़बड़ कर रही है, पता नहीं क्या बोल रही है। हाँ, इसने तो चैप्टर का नाम देख लिया मैम। अरे अरे नहीं भैया, नहीं समझ दे रहा। मैम तेरे स्क्रीन से दिख रहा तो शिफ्ट कर रही है टैब। ऑडियो ऑन कर लो। क्या कहते हैं, मैं कहना चाहती हूँ चंद्रकला खाने वालों के साथ ऐसी होता है उनकी जबान बंद हो जाती है। वो चाशनी थी ना, उनके दिमाग में भी चंद्रकला आ जाता है। वो जो चाशनी थी ना चंद्रकला की, वो गले में ढक गई। हाय साहब, मैं भी हैंग हो गया था लैपटॉप, आप यहाँ पे लगे पड़े हो। अब ये रोस्टिंग सेशन बन गया। चंद्रकला वालों के साथ ऐसा ही होता है, हैंग हो जाता है। हाँ बोलो, इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड टेक्नोलॉजी है क्या? इसे कंपोनेंट्स है भाई, इट्स कंपोनेंट्स। हाँ कंपोनेंट, सॉरी मैं वो मिक्स हो गया था। इंफॉर्मेशन सिस्टम हैंग हो गया और 3 को मिक्स कर दिया। अभी समझा रही थी ना, जैसे मैम गुजिया होती है ना, उसमें हम वो मावे की जगह वो ड्राई फ्रूट्स डाल देते हैं ना, तो ऐसे ही बेटा, ऐसे ही महक ने चैप्टर नंबर 3 का हाफ में 4 मिक्स कर दिया। चलो आ जाओ इस चैप्टर के पास। अब सुनो ध्यान से मेरी बात। चैप्टर की वेटेज हो सकती है 5 to 10 मार्क्स की, ठीक है। यानी कि एक क्वेश्चन आ सकता है 5 मार्क्स का, या फिर 2 क्वेश्चन आ सकते हैं 5 मार्क्स के, और साथ ही में MCQ तो है ही, है ना। तो मेरे हिसाब से बात ये है कि आप प्रिपेयर करो एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का, और बाकी छुप MCQ में मार्क्स को फेच करने की कोशिश करो, ठीक है। चलो, चैप्टर का नाम है इंफॉर्मेशन सिस्टम्स एंड इट्स कंपोनेंट। सिस्टम्स कौन सा सिस्टम? IIT सिस्टम, ठीक है। अब सबसे पहले इसने डिफाइन किया इंफॉर्मेशन सिस्टम को, फिर उसने इससे मॉडल बनाया, इंफॉर्मेशन सिस्टम मॉडल, और फिर उसी को उसने बेसिकली कंपोनेंट के रूप में बोला। अब ध्यान से मेरी बात सुनना। क्या आपको ये डायग्राम बचपन से पता है? इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट। बोलो हाँ। बताओ इनपुट कौन डालता है? यूजर। वेरी गुड, वेरी गुड। तो इनपुट गया, प्रोसेसिंग हुई। प्रोसेसिंग किसके थ्रू होगी बताओ? सॉफ्टवेयर के थ्रू। आउटपुट निकल के आ गया, जैसे कि एक्सेल शीट का काम होके आ गया, ग्राफ्स बन के आ गए, पाई चार्ट्स बन के आ गए। ये क्या है? आउटपुट। अब देखो, वो कह रहा है कि आउटपुट के उसके बाद में आप रिपोर्ट जो है मेरे पास लेके आए। मैंने कहा नहीं, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, बाकी सब सही है। तो वापस गया, फिर क्या होगा? फिर से वापस सब कुछ ठीक होगा। इनपुट डालेंगे कि इसको ये कर दो, इसको ये कर दो, इसको ये कर दो, वापस सही होगा। बोलो हाँ कि ना। तो क्या हुआ? इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, ठीक है। और लास्ट में क्या ऐड हुआ? बेसिकली फीडबैक, ठीक है। अब बीच में आया आपका स्टोरेज। आपको नहीं लगता कि जैसे आपको दिमाग में कुछ भी प्रोसेस करने के लिए स्टोरेज की जरूरत है, सिमिलरली सिस्टम को भी कुछ भी प्रोसेस करने के लिए स्टोरेज की जरूरत है? बोलो हाँ कि ना। अगर आपके पास में एक फाइल भेज दो, दैट फाइल इज ऑफ 10 MB, दैट फाइल इज ऑफ 10 MB, एंड आपकी रैम सपोर्ट नहीं करती, आपकी रैम खत्म हो चुकी है, तो 10 MB की फाइल खुल जाएगी? प्रोसेसिंग क्या खाक करोगे जब तक स्टोरेज कैपेसिटी इतनी नहीं होगी? बोलो हाँ कि ना। तो यानी कि बेसिकली बात क्या होती है, हम इनपुट देते हैं, फिर प्रोसेसिंग होती है, और फिर आउटपुट आता है, बट द प्रोसेसिंग इज बीइंग डन विद द हेल्प ऑफ द स्टोरेज कैपेसिटी ओनली। ओके, अब मैं आपको एक बात बताती हूँ। इस वाले चार्ट को हम कहते हैं दिस इज द इंफॉर्मेशन सिस्टम मॉडल। ये क्या है? इंफॉर्मेशन सिस्टम का मॉडल है, यानी कि ऐसा सिस्टम जिसके थ्रू हमारे को इंफॉर्मेशन मिलती है। व्हाट इज एन इंफॉर्मेशन? when data is converted into useful data, it is known as information, right? तो आपको जानकर बहुत खुशी होगी, आप लोग खुद भी देखिए, आपके नोट्स में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है बेटा? ये जो टॉपिक है ना, देखिए साफ साफ क्या लिखा था बेटा? अमेंडेड इन मई 22। अमेंडमेंट आई थी मई 22 के अंदर। और मैं आपको बता दूं,
अमेंडमेंट की क्लास में मैंने इसको कराया था और नवंबर 22 में ये क्वेश्चन आया एग्जाम के अंदर 5 नंबर के अंदर। बताओ क्या एक्सप्लेन करना था? इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, स्टोरेज डिवाइसेस और फीडबैक। 5 नंबर इसी के थे। स्टार्टिंग का चैप्टर, बस स्टार्टिंग का चैप्टर भी किसी ने पढ़ा होगा या लॉजिकली भी सोचा होता, अगर वो इनपुट से आउटपुट भी सोच लेता तो 5 में से 3 तो ले ही आता। बोलो हाँ कि ना? इसमें अमेंडमेंट क्या आई थी? अमेंडमेंट ये आई थी कि पहले 3 चीजें थी, इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। अमेंडमेंट के दौरान 2 चीज ऐड कर दी गई, स्टोरेज एंड फीडबैक। इस चक्कर में अमेंडमेंट आई और इस चक्कर में लास्ट टाइम के क्वेश्चन पेपर में आ गया। अब आपको पढ़ना है ना? ना, नहीं पढ़ना, ठीक है। बट देखो मैं आपको ये समझाना चाहती हूं, मैंने इंपॉर्टेंट में कराया और ये 5 नंबर में आ भी गया। तो जिसने इंपॉर्टेंट चीज कर ली होगी तो 5 नंबर यही सिक्योर कर लिया उसने अपने। डन, इतना आसान था, ठीक है। चलो अब देखो ध्यान से सुनेंगे मेरी बात। इंफॉर्मेशन सिस्टम को उसने पूरा डिफाइन किया ऊपर, फिर उसके बाद उसने क्या बोला? इंफॉर्मेशन सिस्टम का मॉडल और इंफॉर्मेशन सिस्टम के कंपोनेंट। चलो अब आ जाओ कंपोनेंट के ऊपर। अब ध्यान से मेरी बात सुनना। मैंने आपसे पूछा था ना इनपुट कौन डालता है? लोग डालते हैं, यूजर डालते हैं। यानी कि पहला कंपोनेंट क्या हो गया? किन किन चीजों से इंफॉर्मेशन सिस्टम बनेगा? लोग चाहिए होंगे तभी तो इनपुट डालेगा, है ना। उसके बाद इनपुट डालने के लिए हमारे को क्या चाहिए? हार्डवेयर चाहिए। प्रोसेसिंग करने के लिए क्या चाहिए? सॉफ्टवेयर चाहिए। बात समझ आए? यानी कि हमारे को कंप्यूटर सिस्टम चाहिए जिसमें कि हार्डवेयर हो और सॉफ्टवेयर हो। इतनी बात समझ आई? उसके बाद डेटा को स्टोर करने के लिए क्या चाहिए? डेटा रिसोर्सेज चाहिए। और डेटा को स्टोर करने के बाद में हम जो है डेटाबेस मेंटेन करेंगे। डेटाबेस मेंटेन करेंगे जैसे कि सीबीएस चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा डेटा 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 सर्वर, हाँ कि ना। तो वो क्या था? बेसिकली डेटा रिसोर्स। यानी कि एट लास्ट डेटा कहां जाके मेंटेन होगा। और लास्ट बट नॉट लीस्ट द नेटवर्क एंड द कम्युनिकेशन सिस्टम। यानी कि जैसे कि आपको अगर मैं बात करूं एक सिस्टम का दूसरे सिस्टम से साथ में कनेक्ट होना, आपको लैन की जरूरत पड़ सकती है, आप इंटरनेट यूज करते हो, है ना, आप कभी कभी वाईफाई का यूज करते हो। ये सारा किसमें आता है? नेटवर्क के अंदर आता है। तो देखो हमारे कितने कंपोनेंट है बेटा? 5 कंपोनेंट है। पहला कंपोनेंट क्या है? यूजर होना चाहिए, यानी कि लोग होने चाहिए, यानी कि पीपल होना चाहिए। उसके बाद क्या होना चाहिए बताओ? हार्डवेयर होना चाहिए। सिस्टम है, हार्डवेयर होना चाहिए। फिर क्या होना चाहिए? सॉफ्टवेयर होना चाहिए। उसके बाद क्या होना चाहिए? डेटा स्टोरेज रखने के लिए डेटा रिसोर्सेज होने चाहिए। अगर मुझे अपना डेटा दिवांश मुझे अपना डेटा क्लाउड पे रखना है तो क्या मेरे पास क्लाउड एज अ रिसोर्स नहीं होना चाहिए? होना चाहिए मैम। लास्ट इज मेरे को नेटवर्किंग चाहिए। मैं जैसे एक इंसान सोशल एनिमल है उसी प्रकार एक लैपटॉप जो है वो भी सोशल है ना, सबसे कनेक्टेड रहेगा ना। एक लैपटॉप लेके तो आप काम नहीं कर सकते दुनिया के अंदर, तो आपको नेटवर्क बिछाना पड़ेगा, कम्युनिकेशन डालना पड़ेगा। अब क्या आप अपने सिस्टम से मेल नहीं भेजते हो? तो इसका मतलब आपने अपने सिस्टम को आइसोलेट करके रखा है या दूसरों से आप नेटवर्किंग बिछा रहे हो ना। अब तार लगा के बिछाओ कि बिना तार के लगा के बिछाओ, नेटवर्किंग तो नेटवर्किंग है। आपने तो ईमेल भेजा है ना, कनेक्शन तो आपने डाला है। बोलो हाँ कि ना? बात समझ आई? तो बताओ कितने कंपोनेंट? पहला बताओ कौन सा? पीपल। दूसरा? हार्डवेयर। कंप्यूटर में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर डेटा रिसोर्स। पांचवा नेटवर्क। ठीक है। अब सुनना, ये चैप्टर जो है 2 पार्ट में डिवाइडेड है। ध्यान से मेरी बात सुनना, ये चैप्टर 2 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला पार्ट जो है वो पूरे कंपोनेंट्स का है, पूरे कंपोनेंट का है। यानी कि पार्ट ए ऑफ दिस चैप्टर इज ऑन द कंपोनेंट। यानी कि थोड़े से पेजेस होंगे पीपल के ऊपर, थोड़े से पेजेस होंगे हार्डवेयर के ऊपर, थोड़े से पेजेस होंगे सॉफ्टवेयर के ऊपर, थोड़े से पेजेस होंगे डेटा रिसोर्सेज के ऊपर, थोड़े से पेजेस होंगे नेटवर्क एंड कम्युनिकेशन सिस्टम के ऊपर। क्या इतनी बात समझ आई? उसके बाद पार्ट बी ऑफ दिस चैप्टर डील्स विद द कंट्रोल्स। अब हम इन्हीं कंपोनेंट्स को बचाने के लिए कंट्रोल्स पढ़ेंगे। क्या करेंगे? कंट्रोल्स पढ़ेंगे। बहुत सारे कंट्रोल्स हैं। ओके, बात समझ आई? यानी कि पार्ट ए ज्यादा आना चाहिए, पार्ट बी कम कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा बताओ दोबारा से, पार्ट ए में कौन कौन से कंपोनेंट है? इंफॉर्मेशन सिस्टम के कितने कंपोनेंट है? 5। कौन कौन से? पीपल, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा रिसोर्सेज, नेटवर्क एंड कम्युनिकेशन।
ओके, वेरी गुड। सबसे पहले हम सबसे आसान वाला उठाते हैं, ठीक है? सबसे पहले उठाते हैं हम सॉफ्टवेयर, ठीक है? सॉफ्टवेयर। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इतनी टाइम से मैं आपको पढ़ा रही हूँ, क्या मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले एक मशीनरी होती है, उसके अंदर हम क्या डालते हैं, बताओ जल्दी से? सॉफ्टवेयर, ओएस, मतलब एक हार्डवेयर होता है। हाँ, तो हार्डवेयर के अंदर क्या डालते हैं हम? सॉफ्टवेयर। उसका नाम क्या है? ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर। एग्जाम्पल बताओ मैम। विंडो। ऋतिक अभी मत खोल, अभी किताब मत खोल, रटवा रही हूँ, दिमाग में डलवा रही हूँ, अभी पन्ना पलटना बाद में। बताओ, मशीनरी आई, मशीनरी के सबसे पहले क्या डाला आपने? ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। एग्जाम्पल बताओ। मैम विंडो। लाइनेक्स। ओके, इवन अगर मैं मोबाइल की बात करूं तो iOS, एंड्रॉइड, क्या है हमारे? ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। समझ आई? उसके बाद इनके ऊपर क्या डालती हैं? एप्लीकेशंस। क्या हुआ? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। बात समझ आई? चलो आ जाओ, सॉफ्टवेयर के ऊपर जंप करते हैं। पेज नंबर मेरी बुक में 1.0, दैट इज 10। अब देखो, सॉफ्टवेयर का मतलब क्या होता है? इंस्ट्रक्शंस देना, प्रोग्राम करना। अच्छा बताओ, बिना इंस्ट्रक्शन के, बिना सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर चल जाएगा क्या? नहीं चलेगा ना। तो ये बहकी बहकी बातें कर रहे तो तुम पढ़ लोगे। तेरे बिना मैं नहीं, मेरे बिना तू नहीं, हार्डवेयर के बिना सॉफ्टवेयर नहीं, सॉफ्टवेयर के बिना हार्डवेयर नहीं, है नहीं? ओके, अब देखो टाइप्स क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन सिस्टम, सॉफ्टवेयर। हाँ, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ओके, अब देखो अपने के अंदर आपको ना ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर की एक्टिविटीज दे रखी होंगी, यानी कि फंक्शनैलिटीज। ये क्या क्या करता है, ये क्या क्या करता है, ठीक है? और हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की नहीं है कोई भी फंक्शनैलिटीज, बिकॉज वो तो डिपेंड करता है ना ऐप के ऊपर कि ऐप क्या क्या करेगी, है ना? ओके, तो अब मेरी बात ध्यान से सुनना। एम आई ऑडिबल और नॉट? प्रॉपरली ऑडिबल, नो? ओके, अब मेरी बात ध्यान सुनना। जो आपका कंटेंट है फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, एग्जाम में आ चुका है लास्ट टू लास्ट अटेम्प्ट में 5 नंबर के लिए, ठीक है? तो आप इस पे काटा मार दो। बस आपको क्या ध्यान रखना है? सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं। इज इट क्लियर? बात समझ आ गई? डेफिनेटली। तो क्या हमारा एक कंपोनेंट खत्म हो गया, हार्डवेयर, सॉरी सॉफ्टवेयर? चलिए वापस चलते हैं इस चार्ट के ऊपर। आ जाओ इधर। यस, आ जाओ। बताओ किसका विकेट आउट हुआ यहाँ पर? सॉफ्टवेयर का। हो गया विकेट आउट? आसान था। चलो अब पीपल के ऊपर। अब पीपल तो लोगों के बारे में थोड़ी पढ़ना है, तो हम आईटी पढ़ने के लिए आए हैं, तो पीपल के बारे में कुछ और पढ़ना है क्या? नहीं। खत्म बेटा खत्म, खत्म बेटा खत्म। तो एक और कॉम्पोनेंट क्या हो गया? खत्म हो गया। अब कितने कॉम्पोनेंट बचते हैं? 3 कॉम्पोनेंट बचते हैं, ठीक है? ओके, आसान लग रहा है? कोई दिक्कत यहां तक? अभी तक मैं बहुत ही लेमन में पढ़ा रही हूँ, बिल्कुल लेमन में पढ़ा रही हूँ। चले आगे, बोलो हाँ कि ना? थम्स अप देखो अगर हाँ है तो। चलो अब हम बात करते हैं इसके बाद फिर से आसान चीज की, विच इज नेटवर्क एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। ठीक है, आ जाओ। बच्चा कंटेंट देख के घबरा गया। घबराओ नहीं बेटा, मैं हूं ना। नेटवर्क एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। जब तुम मुझे कह दोगे ना कि मैम समझ में नहीं आ रहा, तो मैं बंद कर दूंगी, ठीक है? टेंशन मत लो। तो बताओ, नेटवर्क एंड कम्युनिकेशन सिस्टम पढ़े, शुरू करें? आई एम नॉट गेटिंग योर रेस्पॉन्स, व्हाई इज दैट सो? स्टार्ट कर। चलो ओके, अब ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। इसमें कितनी चीजें पढ़नी है बेटा जी? इसमें सिर्फ आपको 3 चीजें पढ़नी है नेटवर्क के अंदर। पहली चीज है नेटवर्क के टाइप्स,
दूसरी चीज है नेटवर्क के इशू, और तीसरी चीज है नेटवर्क के बेनिफिट्स। अब मैं आपको बताती हूँ, एग्जाम में जब पहला वाला पार्ट है ये आ चुका है, तो अब दो पार्ट बचते हैं, या तो बेनिफिट या तो इशू। ठीक है, या तो बेनिफिट या तो इशू। मैं आपको बेनिफिट और इशू करा रही हूँ जो कि आ सकता है। ठीक है, ओके, चलो सबसे पहले बात करते हैं इशू की। ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। इशू क्या है? देखो, ऐसे समझना कि वंश जो है अदनान को फोन लगा रहा है, यानी कि नेटवर्किंग करने की कोशिश कर रहा है। वंश अदनान के साथ नेटवर्किंग करने की कोशिश कर रहा है। अब वंश के पास जो सामान जाएगा, यानी कि कॉल जाएगी, वंश से अदनान के पास जाएगी। बट दिक्कत ये है कि जैसे दिल्ली से लुधियाना जाने के लिए एक से ज्यादा रूट है। सिमिलरली जब वंश डायल करता है अदनान के पास जाने के लिए, तो उसके पास नेटवर्किंग के रूट बहुत ज्यादा है। बोलो हाँ कि ना? तो कौन सा रूट डिसाइड करें कि कंटेंट उस तक पहुंच जाए, इज द फर्स्ट इशू विच इज द राउटिंग इशू, यानी कि रूट डिसाइड करना इज द मेजर इशू। कहती बात समझ आई? आपको पता है डेटा जो होता है ना पैकेट्स के फॉर्म में जो होता है वो स्क्रॉल करता है। जैसे कि मान लो दीपांशु, मैं कल को घर खाली करती हूँ। जब घर खाली करती हूँ ना, तो आपको पता होगा हम लॉजिस्टिक्स वालों को बुलाते हैं और पैकर्स मूवर्स वालों को बुलाते हैं, और उनको बोलते हैं कि तुम ना कार्टन से पैक करो सारा सामान, करते हैं। और वो कार्टन जो होता है हम ट्रक के अंदर रखते हैं। वो ट्रक जो होता है हमारे को यहाँ से वहां लेके जाता है जहां हमारे को घर शिफ्ट करना होता है। तो वो जो ट्रक के अंदर जो आपने कार्टन रखे ना, कार्टन को इमेजिन करो डेटा पैकेट्स। तो पूरा डेटा जो होता है ना, वो उसको छोटे में रख देते हैं। वो छोटा कंटेनर्स जो होते हैं ना, जो छोटे छोटे पैकेट जो होते हैं ना, वो कार्टन जो होते हैं ना, उनको हम डेटा पैकेट्स बोलते हैं। हम पूरे के पूरे डेटा को ट्रांसफर करने के लिए डेटा को तोड़ते हैं डेटा पैकेट्स के अंदर, और उनको साथ में राउट करके लगाते हैं। फिर इसीलिए आपने देखा होगा जब भी आप कोई फाइल जो है डाउनलोड करते हैं या कोई भी फाइल अपलोड करते हैं, टुकड़ों में होती है, धीरे धीरे करके दिखाती है वो आपको। अगर एक ही पीस होता तो एकदम एक क्लिक पे होता ना ऐसा, बट ऐसा नहीं होता। आप अभी एक फाइल जो है ब्लूटूथ के थ्रू फ्रॉम वन फोन टू अनदर फोन ट्रांसफर करो, वो आपको दिखाएगा 68% ट्रांसफर हो गया, 70% ट्रांसफर हो गया। क्यों दिखाता है? बिकॉज डेटा हमेशा पैकेट्स के फॉर्म में क्या करता है, सर्कुलेट करता है। और सर्कुलेशन करने के लिए उसके पास बहुत सारे रूट है, इतने सारे तार लगे हुए, इतने सारे कनेक्शन है, किसके थ्रू हो जाए। आप देखो मोबाइल पे अगर कॉल करते हो वंश, तो आपके पास मोबाइल में बहुत से टावर लगे हुए हैं, किस टावर के थ्रू कॉल किया जाए, है ना प्रॉब्लम, इजंट इट? तो राउटिंग की प्रॉब्लम है। क्या अब बात समझ आई? आसान है, सिंपल है। सेकेंड इशू क्या है बताओ? सेकेंड इशू क्या है? बैंडविड्थ। बैंडविड्थ क्या होता है? बैंडविड्थ का मतलब होता है अमाउंट ऑफ डेटा विच हैज टू बी ट्रैवल्ड एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि देवांश एक टाइम पर कितने डेटा पैकेट्स जो होंगे वो वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रैवल करेंगे। एग्जाम्पल देवांश, मेरा डेटा जो है अप्रोक्सीमेटली 10 GB का है, ठीक है, और मैंने कहा मेरी जो स्पीड आ रही है वो आ रही है MB का ले लो। मेरा डेटा 10 MB का है और मेरी स्पीड आ रही है 2 Mbps। Mbps का मतलब क्या होता है? मेगाबाइट पर सेकंड। मेरा डेटा है 10 GB, 10 MB का, मेरा डेटा है 10 MB का, ठीक है, और मेरी स्पीड आ रही है 2 Mbps। बताओ एक टाइम पे कितना डेटा फ्लो करेगा? 2 ही तो फ्लो करेगा, और यानी कि इसके टुकड़े कितने किए जाएंगे? 5, है ना? तो बताओ बैंडविड्थ क्या है? बैंडविड्थ इज 2 MB। बैंडविड्थ इज 2 MB, यानी कि एक सेकंड में 2 MB का डेटा ट्रैवल करेगा। इज दैट क्लियर? बात समझ आई? इसे तो हम कहते हैं कि भैया अगर बैंडविड्थ अच्छी होगी तभी तो डेटा जल्दी ट्रांसफर होएगा, चाहे अपलोडिंग की बात हो चाहे डाउनलोडिंग की बात हो, ठीक है। अब बात करते हैं रेसिलियंस की। रेसिलियंस यानी कि रिकवरी। अच्छा एक बात बताओ, बारिश के दिनों में नेट खराब चलता है ना, होता है ना, खराब हो जाता है ना, तो रेसिलियंसी का मतलब होता है कि मान लो कल को कोई नेटवर्क टूट जाता है, यानी कि कनेक्शन फेलियर हो जाता है, तो दिक्कत है उसको वापस रिवाइव करने में। एक इशू तो है ना, एक इशू है कनेक्शन फेलियर के टाइम पे कनेक्शन को वापस एस्टैब्लिश कैसे करेंगे, रिकवरी यानी कि रेसिलियंस। ओके, लास्ट पॉइंट इज कंटेंशन। कंटेंशन यानी कि कंफ्लिक्ट। अब देखो मैं कह रही हूँ, ये देखो वंश जो है अदनान को फोन कर रहा था। अब तुम्हें पता है वंश अदनान को फोन कर रहा था और अदनान को सांची भी फोन करी, तो बताओ
कन्फ्लिक्ट हो गया ना, एक ही पर्सन को दोनों अप्रोच कर रहे हैं, ऐसा होता है ना, एक बंदी पे दोनों लाइन मारते होता है, कन्फ्लिक्शन अराइज होता है ना। सलमान खान का तो सीन ही यही रहा पूरी जिंदगी बेचारा, है कि नहीं? तो डेटा के साथ भी तो ऐसे होता है। अब मान लो सब लोगों ने सेम रूट जो है वो कर लिया, मैं भी इसी रूट से होके जाऊंगा, वो भी उसी रूट से होके जाएगा, तो क्या होगा? ट्रैफिक अराइज होगा, ट्रैफिक अराइज होगा, कन्फ्लिक्ट अराइज होगा। तो नेक्स्ट इशू क्या है? कन्फ्लिक्ट, है ना अदनान? चलो, ऐसा होता है ना, और इसीलिए लाइनें मिल जाती है। फिर कभी कभी कोई और ऐसा फोन पे बोलता है, हाँ कौन बोल रहा है? हाँ हम बोल रहे हैं। होता है ऐसा? तो बताओ 4 कौन से इश्यूज है, जल्दी जल्दी बताओ। पहला कौन सा? रूटिंग। वेरी गुड। दूसरा? बैंडविड्थ। तीसरा? रेजिडेंसी, चौथा? टेंशन। का जो आसान नाम है वो ब्रैकेट पे दे रखा है, जो डिफिकल्ट नाम है वो मैंने मेन दे रखा है। आपको एग्जाम में क्या करना है? दोनों नाम याद रखने हैं, क्योंकि एमसीक्यू में भी आ सकता है। बताओ बताओ बताओ, अगर हमारे पास में कंफ्लिक्ट अराइज होता है, अगर हमारे पास में रेसिडेंस अराइज होता है, यानी कि व्हाट डज इट मीन? इज इट क्लियर? या फिर उल्टा आ सकता है। बताओ, अगर हमारा नेटवर्क फेलियर हो चुका है और हम उसे रिकवर करना चाहते हैं, बताओ ये कौन सा इशू है? बताओ। रेसिलियंसी। बात समझ आई? तो आपको उसको प्रिपेयर करना है एमसीक्यू के लिए भी और सब्जेक्टिव के लिए भी। इज दैट क्लियर? आसान है? अभी तक कुछ भी डिफिकल्ट लग रहा है? मैम एक चीज पूछनी थी, जैसे ये कंटेंशन कन्फ्लिक्ट बताया है ट्रैफिक की, एक सारी लाइनें एक तरफ जा रही हैं, तो इससे तो राउटिंग का इशू भी आता है ना, कि वो अगर दूसरा रास्ता दिखा दे। ये दोनों कनेक्टेड है ना? इशू राइज हो सकता है। वो कह रहे हैं मेन कौन कौन से इशू है, एक इशू से दूसरा इशू तो राइज होगा ही होगा। और बता, कनेक्टेड है ना ये वाला? कल को अगर कंफ्लिक्ट होगा, तार भी टूट जाएगी, कनेक्शन ही फेल हो जाएगा। वो तो बहुत सारी बात हो सकती है। मैं कह रही हूँ कि मेन 4 इश्यूज कौन से हैं। अच्छा, ओके, गिविंग यू अ मिनट, रिवाइज करो फटाफट। हाँ जी, डन हो गया? आसान लग रहा है? चैप्टर नंबर 3 अभी तक डिफिकल्ट लगा? नहीं। आई एम द क्वीन इन दैट चैप्टर नंबर 3। मार्क माई वर्ड्स, 5 नंबर तो दिलवा के जाऊंगी, इतना पढ़ा दूंगी कि 5 नंबर आ जाए। ठीक है? हाँ, और एमसीक्यू तो पक्का शोषण करके आओगे, डरने का नहीं बिल्कुल भी। बच्चा कह रहा है मैं तो तारीफ करता नहीं हूँ मैम, खुद ही कर लेती है, क्या करे। चलो आगे चलो। बेनिफिट्स ऑफ नेटवर्किंग। अच्छा, इट इज एज सिंपल एज, अगर एक इंसान जो है नेटवर्क करता है, वैसे अगर एक सिस्टम नेटवर्क करेगा तो वही मुनाफा उसको होगा ना। अब ध्यान से मेरी बात सुनना। डिस्ट्रीब्यूशन, अगर आपको नेटवर्क मिल रहा है तभी तो आप अपने चीजों को डिस्ट्रीब्यूट कर पा रहे हो। मैं आपको पीडीएफ 1 सेकंड में डिस्ट्रीब्यूट कर सकती हूँ, बोलो हाँ कि ना, क्योंकि नेटवर्किंग है। नेक्स्ट इज रिसोर्स शेयरिंग। आपके पास जो कुछ है आप रिसोर्स को शेयर कर पा रहे हो। अच्छा, आपको याद है आपने ईआरपी पढ़ा, सेंट्रलाइजेशन था सेंट्रलाइजेशन। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर वहां पर सेंट्रलाइजेशन है और मुझे एक शॉट में सारी जगह कोई इंफॉर्मेशन पहुंचानी है, मैं पहुंचा दूंगी क्योंकि सेंट्रलाइजेशन है। सिंपल, आसान। नेक्स्ट इज रिलायबिलिटी। अगर कोई सिस्टम आपको हमेशा अवेलेबल है, कभी भी आप नेटवर्क बना सकते हो, दैट इज अ रिलायबल सिस्टम। सबसे बेस्ट एग्जांपल इसका लिखो, इंटरनेट। ऐसा नेटवर्क जिसपे आप जिंदगी भर रिलायबल रहोगे, है ना। अगर मैम का लेक्चर छूट जाए तो बताओ कहां जाके ढूंढोगे? इंटरनेट के ऊपर। तो ये एक ऐसी नेटवर्किंग है जिस पर हमेशा रिलायबल रहते हो। लास्ट इज कम्युनिकेशन। सो नेटवर्किंग अलाउज यू टू कम्युनिकेट विद ईच अदर वाया वीडियो कॉल, वाया ईमेल। इवन आज हम अगर बात कर रहे हैं तो वो भी किसकी वजह से है? नेटवर्किंग की वजह से, है ना। सो इट हेल्प अस इनटू कम्युनिकेशन। तो इतनी बात समझ आ गई? 4 पॉइंट कौन कौन से हैं? रीड कर लो एक बार इस पॉइंट सारे।
और मैम रिसोर्स शेयरिंग में लाइक मैं ये बात समझ गया कि सेंट्रलाइज्ड है अभी हाँ। वो इट्स शेयर थ्रू नेटवर्क्स यानी मतलब कैसे डिफरेंट नेटवर्क्स से शेयर होता है वो बात नहीं थी। सिंपल भाषा में समझ, ये देखो एग्जांपल देके समझाती हूँ सिंपल भाषा में। ये देख, ये तेरा एक सर्वर कंप्यूटर है, इसमें सारा का सारा डेटा स्टोर्ड है, ठीक है। ये सिस्टम जो है बाकी सारे सिस्टम से लाइन के थ्रू कनेक्टेड है, तो मैं एक ही क्लिक पे सबसे शेयर कर दूंगी ना, क्योंकि नेटवर्किंग हो रखी है, मुझे सबको ईमेल करने की भी जरूरत नहीं है। एक लाइन पे क्लिक करूंगी, सबको सिस्टम में विजिबल होगा। मैं आपको बताऊं, मैं आपको बताती हूँ, मैंने अभी देखो, मैं एक सिस्टम यूज करती हूँ, सर एक सिस्टम यूज करते हैं, नीचे एडिटर बैठा हुआ है वो एक सिस्टम यूज करता है, वीडियो एडिटर एक सिस्टम यूज करता है। यू नो व्हाट, हम सब एक नेटवर्क करते हैं। हमारे पास में ड्रॉपबॉक्स करके एक समझ लो सॉफ्टवेयर है, हमें डुप्लीकेसी नहीं रखनी पड़ती, हमें डुप्लीकेसी नहीं रखनी पड़ती। यानी कि मान लो मैंने तुम्हारी कॉपी यहाँ पर चेक करी, मेरे सिस्टम से चेक हुई, सेम चीज इज शेयर्ड विद द सेकंड कंप्यूटर विद द सर, सर उसको तुम्हारे से शेयर कर देते हैं, एंड द सेम इज शेयर्ड टू द स्टूडेंट, यानी कि स्टूडेंट भी वहीं से वहीं कलेक्ट कर लेता है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है यहाँ पे रिडंडेंसी जा रही है, डुप्लीकेसी जा रही है, और नेटवर्किंग के बेनिफिट्स मिल रहे हैं, isn't it? ओके हाँ मैम। क्लाउड कंप्यूटिंग इज नेक्स्ट एग्जांपल। वहां पर भी मुझे क्या करना है, बस एक क्लिक करना है, मेरे गूगल ड्राइव पर सारा डेटा आप पे आ जाएगा। नेटवर्किंग इज दैट, सो वेयर द डेटा इज सेंट्रलाइज्ड, तो मैं उसको एक क्लिक पे नेटवर्किंग के थ्रू क्या कर सकती हूँ, सब तक पहुंचा सकती हूँ। ओके गॉट इट। गॉट इट। चलो 4 पॉइंट कौन से थे? पहला पॉइंट बताओ। डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा, रिसोर्स शेयरिंग, तीसरा, रिलायबिलिटी, चौथा, कम्युनिकेशन, अच्छा इश्यूज बताओ कौन से थे? रिसोर्स रूटिंग का बैंडविड्थ और रेसिलियंसी और कंटेंशन, कॉन्फ्लिक्ट। बेनिफिट्स बताओ। रिसोर्स शेयरिंग, कम्युनिकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन, रिसोर्स शेयरिंग। चलो ओके, सो अब वापस उस चार्ट पे आओ। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने, अगर मैं इस फ्लो चार्ट की बात करूं तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने नेटवर्क को भी उड़ा दिया। तो कितने कंपोनेंट थे वंश? हाँ मैम 4 5 सॉरी 5 हाँ सॉरी 5 कंपोनेंट थे, और 5 में से हमने ये 3 उड़ा दिए। बोलो हाँ कि ना, जो ग्रीन में है। तो हमारे पास कौन से बचता है? एक तो हार्डवेयर बचता है और डेटा रिसोर्स बचता है। उसके बाद पार्ट ए क्या हो जाएगा? फिनिश हो जाएगा। पार्ट ए क्या हो जाएगा? फिनिश हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ आई? कोई दिक्कत नहीं? कुछ होमवर्क दे दो थोड़ा सा, ये दोनों पार्ट में कल ही कराऊंगी, बट मैं थोड़ा होमवर्क दे दूं चैप्टर के रिगार्डिंग, जो आसान चीज है वो दे दूं। चलो मैं आसान देती हूँ। चलो आ जाओ, इधर आ जाओ। चलो पार्ट बी चालू हो चुका है। पार्ट बी में क्या है? कंट्रोल्स हैं, ठीक है। होमवर्क दे रही हूँ, बहुत ही आसान है, ध्यान से मेरी बात सुनना। कंट्रोल्स, उन्हीं कंपोनेंट्स को बचाने के लिए क्या लगाना है? हमें कंट्रोल लगाना है, ठीक है। सबसे पहला है हमारे पास टाइप्स ऑफ कंट्रोल में कि हम ऑब्जेक्टिव की बेसिस पे कंट्रोल लगा रहे हैं, यानी कि हम कुछ प्रिवेंटिव कंट्रोल्स लगा रहे हैं, कुछ डिटेक्टिव कंट्रोल्स लगा रहे हैं, और कुछ करेक्टिव विड्रॉल्स लगा रहे हैं। अच्छा, हम कहते हैं ना प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, कहते हैं, है ना। एंड एप्पल डे कीप्स अ डॉक्टर अवे, ये क्या है? प्रिवेंटिव कंट्रोल्स है ना। बोलो क्या है? प्रिवेंटिव कंट्रोल्स है। बात समझ आई? अच्छा, जैसे कि एग्जांपल, आप अपने, सुनो ध्यान से, आप अपने सिस्टम में पासवर्ड लगा के रखते हो, ये क्या है? प्रिवेंटिव मेजर है ना। ओके, बोलो हाँ कि ना। अब उसके बाद में अगर प्रिवेंशन काम नहीं करता, अगर प्रिवेंशन काम नहीं करता तो क्या अट्रैक्ट होता है? डिटेक्टिव एंड करेक्टिव। प्रिवेंशन काम नहीं करा, यानी कि अब तो कांड हो गया। अब जब कांड हो गया तो कंट्रोल कौन सा लगाएंगे? डिटेक्शन का, कि कांड कब हुआ, किसने किया, कैसे किया, और फिर उसको करेक्ट कैसे कर सकते हैं, यानी कि डिटेक्टिव और करेक्टिव। बात समझ आई? तो क्या बना? PDC, प्रिवेंटिव, डिटेक्टिव एंड करेक्टिव। आसान, समझ में आ गया? बोलो हाँ कि ना, कोई दिक्कत?
इसको कर लोगे होमवर्क में? शिवा कर लोगे? ज्यादा भारी Yes, नहीं ma'am. होगा? यस मैम। चलो अब एक लास्ट वाला, बस एक लास्ट वाला चलो रहने दो, चलो छोड़ो, टेंशन मत लो तुम, बहुत ज्यादा टेंशन ले रहे हो फिर तुम, कोई बात छोड़ो। तो अब हमारा कंटेंट कितना रह गया है? EIS का चैप्टर नंबर 3 इन प्रोसेस है, SM का चैप्टर नंबर 2 इन प्रोसेस है, ठीक है? ओके, नाउ जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी दैट वुड बी ऑन लाइक आफ्टर होली, क्योंकि कल तो होली ही है, राइट? तो कल होली बना लो, और परसों हमारी नेक्स्ट क्लास होगी 9th को एट सेम टाइम 6:30, एंड टुमारो, डे आफ्टर टुमारो, दैट मीन्स जो हमारी लास्ट क्लास है वो 9th को ही है, दैट मीन्स परसों हमारी लास्ट क्लास होगी। मैं ट्राई करूंगी चैप्टर नंबर 2 SM में आपको रिजल्ट कराने के लिए, फिर मैं EIS पे आऊंगी, जितना करवा पाऊंगी, जितना आपको समझ में आ पाएगा उतना मैं आपको करवा दूंगी, ठीक है? काफी अच्छी स्पीड से हम चल रहे हैं, इसी स्पीड से अगर हम चलेंगे तो लास्ट क्लास में सारा सम अप हो जाएगा। एंड 9th को खत्म होने के बाद में आपको पता ही है, जितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है ऑलरेडी PMP में, 10 तारीख से उनकी PMP चालू है, तो बेटर होगा कि कल होली के दिन आप चैप्टर नंबर 2 EIS का रिवाइज कर लें। इन केस अगर आप 10 तारीख की PMP में नहीं आ सकते, मान लो आपको लगता है कि आपको रिविजन करना है, तो आप 20 तारीख वाली PMP ज्वाइन कर सकते हैं, 20 मार्च से चालू हो रही है, ठीक है? तो आप जो है पोल जो मैंने डाला था व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर, पोल कर दीजिए, और जो लोगों ने यस किया है, ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, उनका 10 तारीख से चालू होना है कि 20 तारीख से चालू होना है, प्लीज सर को मैसेज डाल दीजिए, अकॉर्डिंगली आपको शेड्यूल मिल जाएगा। 10 तारीख वाला शेड्यूल मैं आपको भेज चुकी हूँ, 20 तारीख में अगर आपको रजिस्टर करना है तो सर को बता दीजिए, 20 तारीख वाले बैच में आपको शिफ्ट कर दिया जाएगा। ओके गाइज, so thank you for today and a very happy Holi to everyone, and खुद के मत खेलना ज्यादा, क्योंकि ज्यादा खेलने से ज्यादा वो हो जाता है, बहुत ज्यादा स्लीपी फील करते हैं, टायर्ड हो जाते हैं। आपको वापस से रिज्यूम करनी है अपनी पढ़ाई, तो थोड़ा कम खेलना, इस बार की होली थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज करके अपने मार्क्स को मैक्सिमाइज करें आज, ठीक है? चलो बाय गाइस एंड अ वेरी हैप्पी होली।